आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, जो कि आपके कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। इसी प्रकार से आगे से पार्ट आप लोग को मिलेगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 40 में 40, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 80 पूछता है। 80 में से 40 बनाना है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव में आंसर आए 40 बनाए, 40 में 40 हमारा क्या हो? सही हो। इसी उद्देश्य से हम लोग पढ़ेंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 का हमारा क्या है? सबसे पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका दिया हुआ किताब में प्रकाश के परावर्तन, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा? प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि आपको बताना है क्या प्रकाश के परावर्तन से कौन सा नियम इसमें निर्धारित होता है। इसमें हमारा क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर विचलन कोण। अगला क्या हमारा? इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा इसका ऑप्शन सही मेरा क्या हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन क्या हो गया? एक सही हो गया। यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा आपको, बिल्कुल सही हमारा आंसर क्या है? प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है इसमें से प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है। हमारा प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत तरंग है। दूसरा ऑप्शन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला क्या था? ध्वनि तरंग। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा क्या है? पराबैंगनी तरंग। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ सही आंसर भी लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा क्या है? राइट आंसर। अगला देखिएगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कहाँ पर रखेंगे जो दर्पण का सीधा प्रतिबिंब होगा? किस दर्पण में क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि यहाँ देखो केवल सब लिखा हुआ है। केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल। पहला क्या था? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। इसमें क्या आ जाएगा? हमारा तीनों प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में भी क्या होता है? समतल में भी सीधा प्रतिबिंब मिलता है और उत्तल में भी सीधा मिलता है और अवतल में भी सीधा मिलता है। तीनों दर्पण में क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब मिलता है। इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल। यहाँ केवल शब्द दिया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर सही नहीं होगा। हमारा आंसर सही क्या आ जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल। देखिए यहाँ सही आंसर भी आपको दिया है, या तो समतल या तो उत्तल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का हमारा क्या है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आपको यहाँ बताना है प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम कांच में होती है, पानी में होती है, लोहा में होती है, निर्वात में होती है। सबसे अधिकतम चाल किस में होगा? हमारा निर्वात में। प्रकाश का सबसे अधिकतम चाल किस में होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड।
अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें क्या करती है हमारी, सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में करती है गमन, सीधी रेखा में गमन करती है। पिछले हम लोग क्या पढ़े अभी तुरंत पिछले क्लास, पिछला क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश क्या है हमारा, एक तरंग है, इसमें कौन सा गुण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण प्रकाश में होता है, और किसमें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, सीधी रेखा में, दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज जो क्या होता है हमारा, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभासी होता है, कौन सा होता है ये आपको बताना है। तेलीय परावर्तक, परावर्तक मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश आर पार बिल्कुल आसानी से चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक। इसमें क्या होता है, आर पार प्रकाश चला जाता है, इसमें आर पार, इसमें आर पार क्या होता है, नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से प्रकाश क्या होता है, आर पार जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पारभासी। तेलीय कागज का उदाहरण हमारा क्या ऑप्शन इसमें सही हो गया, पारभासी। देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा। अगला देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में कितने होते हैं, दो। ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो। और प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई सतह है, नीचे में क्या किया गया है, कलई पेंट या पॉलिश किया गया है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक अभिलंब होता है जिसको एन से शुरू करते हैं, ये किरण हुआ आपतित किरण, और ये किरण हो गया क्या, परावर्तित किरण। यहाँ एक कोण बनता है आई, और यहाँ एक कोण क्या बनता है, आर बनता है। और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ओ, ये मेरा क्या है, आपतन बिंदु। इसमें दो नियम होते हैं, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है, आर। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, माध्यम जो होता है, माध्यम क्या होता है, माध्यम नहीं बदलता है, माध्यम क्या होता है, नहीं बदलता, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश चलता है उसी माध्यम में प्रकाश चलते रहता है, यानी कि इसका माध्यम बदलता नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हो गए हमारे, दो नियम हो गए। यहाँ दिखाई दे रहा होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको क्या करना है, बतलाना है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक। और कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। क्या बनता है, पार्श्व उल्टा। मान लेते ये क्या है, कोई वस्तु है हमारा, ये क्या हो गया वस्तु, ये मेरा क्या हो गया दर्पण। इसका जो प्रतिबिंब बनता है क्या, मान लेते हैं इधर इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, पहला क्या हो गया काल्पनिक, पहला मेरा क्या हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। और समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है, यानी कि वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी क्या v, दोनों क्या होता है बराबर होता है। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई ho और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या hi। इसमें और क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होता है बराबर, यानी कि ho बराबर क्या होता है हमारा hi। ये सब कुछ बातें आपको क्या करना है, समतल दर्पण से संबंधित याद रखना। और क्या होता है, इसमें आवर्धन की बात करें तो आवर्धन क्या होता है समतल दर्पण में, इसमें आवर्धन क्या होता है हमारा धनात्मक होता है। और आवर्धन का मान कितना होता है, आवर्धन का मान कितना होता है,
इसका आवर्धन का मान का यदि बात करें तो आवर्धन का मान कितना होता है हमारा +1। क्या होता है आवर्धन का मान इसमें +1। अगला क्या होता है इसमें फोकस दूरी की बात करें, इसका फोकस दूरी का मान क्या आता है अनंत होता है। क्या होता है फोकस दूरी अनंत होता है। इतना बात समतल दर्पण से संबंधित आपको क्या करना है याद करना। यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज जो होगा यानी कि समतल दर्पण से किरण क्या होता है आपतित होती है। परावर्तित किरण परावर्तन के बाद क्या होगा वह कैसा होगा अपसारी। क्या हो जाएगा हमारा अपसारी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा क्या होगा सही हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण आवर्धन का मान कितना होता है। अभी तुरंत हम बताएं आवर्धन का मान समतल दर्पण में क्या होता है +1 होता है और आवर्धन का मान कैसा होता है इसमें धनात्मक होता है। क्यों होता है धनात्मक क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है बराबर, यानी कि HI बराबर क्या होता है HO। आवर्धन का फॉर्मूला ही क्या कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में क्या बोलते हैं आवर्धन। समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है +1 होता है धनात्मक होता है। क्यों क्योंकि इसमें समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 11 नंबर देखिए। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत कोण का मान होगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत कोण का मान होगा। यहाँ आगे और क्वेश्चन है होगा आपतित होती है तो यानी कि कोई मान लेते कोई क्या है हमारा समतल दर्पण है ये क्या है अभिलंब है। एक प्रकाश एक समतल दर्पण पर लंबवत कोण का मान कितना हो जाएगा। यहाँ से यदि प्रकाश किरण लंबवत आता है इसमें आपतित किरण का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा 0 डिग्री यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी यानी कि 0 डिग्री होता है। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में हमको संबंध बताना है। हमको पता है क्या F बराबर क्या होता है R/2, लेकिन ऐसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ क्या करेंगे हमको जो पता है F बराबर क्या होता है R/2। यहाँ बटा लगा के कोना कोने क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे तो क्या रहेगा R बराबर 2F। ऐसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर ऑप्शन ही मेरा क्या है सही है। क्या हो गया R बराबर 2F। यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा क्या है सही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा पाया जाता है। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें अवतल दर्पण में पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे जो क्या हो जाएगा हमारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक ही ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या होता है अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा स्थान वो कौन सा हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जब हम चित्र आपको बताए थे फिगर ड्रॉ करके बताए थे उसमें दिखाए थे आपको जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमको आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसका क्या हो गया 13 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अभी आप लोग को पता होना चाहिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है।
ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है हमारा? सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हमारा? उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी को जब बनाया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में किसका उपयोग होता है, ये आपको बतलाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी के बनाने में क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। एक क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। वही बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्या होता है? दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जब आगे आप अगले क्लास में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। केवल अभी आप इतना जान लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है एक उत्तल लेंस लगता है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगता है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर सूक्ष्मदर्शी कोई भी रहे, उसमें क्या लगता है हमारा? उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ऑप्शन में दर्पण आए, दर्पण ही मार दिए। उत्तल हमारा क्या है? लेंस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ऑप्शन नंबर डी 15 का बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। चलते हैं अगला। हरामत के लिए किस दर्पण का उपयोग क्या होता है? यानी कि हरामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ये आपको बतलाना है। हरामत मतलब क्या होता है? दाढ़ी बनाना। यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दाढ़ी बनाने वाला नहीं दिया, क्या दे दिया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या दे दिया है यहाँ पे? हरामत के लिए। हरामत के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है? बड़ा बनाकर दिखाता है। क्या करता है? बड़ा बनाकर दिखाता है। कब दिखाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है अवतल दर्पण में? जब वस्तु हमारा ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी कि P और F के बीच में जब हमारा क्या रहता है? वस्तु रहता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या करता है? अवतल दर्पण बड़ा बनाकर दिखाता है। अब ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल पीछे आया भी था। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा क्या है? सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, ये आपको बताना है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह मेरा क्या होता है? अवतल। जब हम अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बतलाए होंगे, तो वहां आपको बतलाए होंगे सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है हमारा? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी 17 का बिल्कुल क्या है हमारा? सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यानी कि क्या देखना है? मरीज का दांत जो है उसका प्रतिबिंब क्या देखना है? बड़ा। तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण। इसमें भी क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर हमको दिखाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल मेरा क्या है? सही है। अगला देखिएगा। एक मरीज में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया। यानी कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त कर लिया? पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक को माप की जरूरत होती है। कहाँ पर? यानी कि हम वस्तु को रखेंगे जो पर्दे पर प्राप्त हो जाए। कहाँ पर रखेंगे? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 19 का ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्या हमारा? सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी बिंब मतलब क्या होता है हमारा? वस्तु। बिंब मतलब क्या हो गया हमारा? वस्तु। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन
ऋणात्मक होता है, यानी कि आवर्धन का मान क्या होता है, ऋणात्मक। आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं, m का मान क्या हो गया, निगेटिव। m का मान क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव हो गया तो बताना है आपको कैसा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। आपको यह ध्यान रखना है, यदि हमारा आवर्धन का मान केवल आप देख के बता सकते हैं, इसको आप साथ साथ ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आवर्धन, यदि आवर्धन का मान क्या होता है, आवर्धन का मान यदि धनात्मक होता है, यदि आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। आवर्धन का मान यदि धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक। आवर्धन का मान यदि क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब मेरा कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक। इतना बात समझ गए। आवर्धन का मान यदि धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, काल्पनिक। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा हमारा, वास्तविक बनेगा। और आप एक बात जानिए, यदि आवर्धन का मान क्या होगा, एक से बड़ा, एक से बड़ा होगा। एक से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 1.2, 1.3, ये क्या है हमारा, एक से बड़ा। लिख भी देते हैं यहाँ पर 1.1, 1.5, 1.3, 2, 4, ये सब क्या हो गया हमारा, एक से बड़ा। यदि प्रतिबिंब का मान एक से यदि आवर्धन का मान क्या होगा, एक से अधिक होगा तो प्रतिबिंब मेरा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा। इमेज क्या बनेगा हमारा, बड़ा। यदि m का मान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाए, यानी कि m का मान क्या हो जाएगा, एक, यानी कि तब क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बराबर बनेगा। जितना हमारा वस्तु रहेगा, जितना हमारा वस्तु रहेगा उतना ही आकार का क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जो कि यदि हमारा m का मान क्या होगा, एक से कम, यदि m का मान क्या होगा, एक से कम, यदि हमारा आवर्धन का मान क्या रहेगा, एक से कम, तो प्रतिबिंब मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। यदि आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक, तो प्रतिबिंब काल्पनिक। आवर्धन का मान ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। आवर्धन का मान एक से बड़ा, प्रतिबिंब मेरा क्या होगा, बड़े आकार का बनेगा। आवर्धन का मान एक यदि हो जाएगा तो क्या बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन का मान यदि एक से कम हो जाएगा क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, 20 नंबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आपको बताना है। इसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, आर का मान कितना दे दिया है, 32 सेंटीमीटर। तो आपको बतलाना है क्या, यह कौन सा हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 21 का। आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत बातें बतला देते हैं आपको, ताकि ध्यान में रहे। उत्तल दर्पण क्या क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। वही बात करें अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, ऋणात्मक। ये कैसे आता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जब क्लास में आप लोग को बतलाया गया होगा, उसमें बतलाया गया होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, किसी का भी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हम लोग उसको निर्धारित करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। वही बात करें अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ पर कौन सा दर्पण दिया हमारा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में क्या बताया, इसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दोनों हमारा धनात्मक होता है। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। एक फॉर्मूला हमको पता है क्या, एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2। वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 32 बटा क्या हो गया 2 करके कितना हो गया 16, यानी कि प्लस में 16। देखिए यहाँ प्लस में भी दिया हुआ है और माइनस में भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा सही आंसर क्या जाएगा, प्लस वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही बात करता है। यदि यहाँ पर क्या रहता है, उत्तल दर्पण की जगह क्या रहता है, अवतल दर्पण, तो यहाँ क्या रहता है -16।
लेकिन यहाँ क्या है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक मान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, धनात्मक। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 21 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, +16 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। मात्रक को भी ध्यान रखना है, ठीक है। यदि यहाँ मात्रक में क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। कभी कभी ऑप्शन में क्या कर देगा, वहां सेंटीमीटर दे देगा, यहाँ पर मीटर दे देगा। हर बार में क्या कर देना, बना देना भाई मीटर वाला ही मार देना, बोला ना कि हम तो सही है बनाए थे, नंबर काट लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, पश्च का मतलब क्या होता है, पीछे, पश्च का मतलब क्या होता है, पीछे, पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि कौन सा दर्पण का उपयोग हम पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, ये आपको बतलाना है। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए, बिल्कुल सही। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम पीछे देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, इसको क्या बोलते हैं, पश्च दृश्य का मतलब क्या हो गया, साइड मिरर। साइड मिरर ने कि पीछे देखने के लिए वस्तु, जैसे गाड़ी सब में लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए साइड में मिरर, उसे क्या बोलते हैं, साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के नाम से इसको जानते हैं। उसके लिए क्या, किसका उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला देखिएगा, किस दर्पण का उपयोग, तो वही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन में क्या होगा, बिल्कुल ए, बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नई कार्तीय परिपाटी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार भी जानते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु की, वस्तु या बिंब, वस्तु बोले या बिंब बोले, बात क्या है हमारा एक ही है, बिंब की दूरी ली जाती है। चिन्ह परिपाटी मान लेते हैं इस प्रकार से, क्या होता है, चिन्ह परिपाटी होता है, क्या होता है, ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। उठा के बाहर कर देंगे, समझ गया ना, एकदम शांति से बैठो क्लास में, एक बार में बात समझ में नहीं आता है। ये हमारा क्या है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी हम बताए थे, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कोई भी दूरी हम कहां से मापते हैं, पोल या ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। वस्तु हमारा कहाँ रखा हुआ था, हमेशा यहाँ, मापते हुए इधर से किधर आएंगे, इधर मापते हुए आएंगे। और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहा है ना, आपतित किरण का दिशा किधर होता है, इधर से इधर, लेकिन हम माप रहे हैं किधर से किधर, इधर से इधर, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा हमारा ऋणात्मक, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ बात ध्यान रखिएगा, यदि मान लेते कोई इमेज यहाँ पर बना, तो क्या हम मापना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से ध्रुव से मापना प्रारंभ करेंगे, ध्रुव से मापते हुए इधर जाएंगे, तो ये दूरी मेरा क्या रहेगा, धनात्मक हो जाएगा, क्या रहेगा, धनात्मक। वही बात करें, यदि यहाँ प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर कोई दूरी मापते हैं, क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होता है। यदि नीचे कोई रहेगा वस्तु, नीचे की ओर मापेंगे, क्या रहेगा, ऋणात्मक। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है, इतना बात क्या करना है, ध्यान में रखना है। और यदि और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, यदि कोई काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का जो मान होता है क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, इधर बनता है, इधर बनता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार काल्पनिक प्रतिबिंब का मान क्या रहता है हमारा, पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो गया हमारा, ऋणात्मक, बिल्कुल सही है। यानी कि हमेशा यह ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक लिया जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी तुरंत बताएं फोकस दूरी के बारे में। यदि हमारा क्या रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होता है, धनात्मक, और वक्रता त्रिज्या का भी मान क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। यदि अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या का भी मान क्या होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव, नेगेटिव।
यहाँ हमको क्या पूछा है, किस दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। किस दर्पण में धनात्मक होता है फोकस दूरी, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा दर्पण में धनात्मक है फोकस दूरी, अवतल दर्पण। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी बिल्कुल सही हो गया, अवतल दर्पण। यानी कि 24 का क्या हो गया, बी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से क्या है। अग्र मतलब क्या होता है, आगे, कार का आगे, कार के आगे यानी कि बॉल जो होता है ना, बल्ब, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है वो आपको बतलाना है। बहुत बच्चा क्या करेगा, कार देखा लगा दिया उत्तल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण मेरा क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ कार के पश्च देखने के लिए बात नहीं हो रहा है, यहाँ क्या है, अग्रदीप, आगे का जो हेडलाइट होता है उसका बात हो रहा है। आगे का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, तभी उसका आंसर देना है। बहुत बच्चा बना भी दिया हुआ, कार देखकर उत्तल दर्पण लगा दिया हुआ, लेकिन उत्तल दर्पण मेरा क्या है, गलत है। यदि पश्च दृश्य को देखने के लिए बात होता तब वहां पर क्या होता, उत्तल मेरा सही होता है। लेकिन यहाँ क्या है, अग्रदीप आगे की ओर जो लगा रहता है उसमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में आया था ना फोकस दूरी के बारे में, अभी हम तुरंत बताए थे समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, केवल डाटा आपको क्या करना है, ध्यान में लेके चलना है। यानी 26 का क्या हो गया हमारा, ए बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें। देखिए अवतल दर्पण का बात हो रहा है, अवतल दर्पण के बारे में पता होगा, ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पॉलिश कर दी, क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, पी, ये क्या हो गया, एफ, और ये क्या हो गया, सी। इसको कैपिटल में लिखना होता है, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल में, और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ में लिखा जाता है। क्वेश्चन क्या है मेरा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब क्या बने, उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही एक ऐसा होता है वस्तु, यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा। बाकी वक्रता केंद्र पर यदि हम वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा, समान आकार का बनता है। ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र से आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब मेरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। केवल वक्रता केंद्र ही ऐसा बिंदु होता है अवतल दर्पण में जहां समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, जस्ट इसके क्या बनता है, नीचे। जब आप लोग फिगर बनाए होंगे देखे होंगे, बिल्कुल एक नीचे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। इसका ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र क्या हो गया हमारा सही। 27 का आपको दिखाई जाएगा, सी नंबर बिल्कुल क्या है हमारा सही। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए, यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए क्या, किसका उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाकर हमको देता है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया उसमें क्या लिखा हुआ था, हजामती। हजामती बोले, दाढ़ी बनाने के लिए बोले, सर्च लाइट बोले, ये सारा क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको लिखाया गया होगा जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग बताए थे, उसी में आपको लिखाया गया होगा, देख लीजिएगा उसको एक बार। ठीक है, अच्छे से। 28 का क्या हो गया, बिल्कुल सी मेरा बिल्कुल क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या दिया हुआ, एफ, और वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। तो निम्न में से क्या संबंध होगा, अभी हम तुरंत बताएं, पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है क्या, एक एफ बराबर, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बटा 2। इसको हम हल करेंगे तो कोना कोनी गुणा कर देते हैं, क्या देगा, आर बराबर 2f हो गया। आर बराबर क्या हो गया हमारा, 2f हो गया। आर बराबर 2f हो गया, तो क्या हो गया,
29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा क्या हो गया सही, r बराबर 2 है। 29 का दिखाई भी दे रहा होगा आपको, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा क्या है सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 30 नंबर देखिए। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये आपको बतलाना है। अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और उत्तल दर्पण है सॉरी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सीधा होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है, कैसा बनेगा हमारा काल्पनिक। काल्पनिक दिख रहा है कहीं, यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं है काल्पनिक। सीधा दिख रहा है, सीधा यहाँ भी है सीधा यहाँ भी है, दोनों सही तो हो नहीं सकता है। और क्या बनता है आवर्धित। उत्तल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है नहीं, इसमें क्या बनता है जो हासित लिखा हुआ ना हरासित। हासित का मतलब क्या होता है, जितना आकार का हमारा वस्तु रहता है उससे छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है, उससे छोटे आकार का क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। यानी क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सीधा प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमारा उत्तल दर्पण में। चलते अगले क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है ये आपको बतलाना है। कौन सा दर्पण से क्या होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है हमको, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बात करें समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या होता है बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में क्या बनता है बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का बात करें जिसमें क्या होता है छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और क्या बनता है बराबर भी बनता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है किस दर्पण से हमेशा, हमेशा का मतलब क्या होता है हमेशा छोटा बनता है। किसमें उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए बिल्कुल मेरा क्या हो गया सही हो गया। अगला देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा हमारा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का क्या होता है धनात्मक। पिछले क्वेश्चन में आपको बतला दिए हैं। देखिए 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा क्या है सही है। चलते अगले क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, यानी कि गोलीय दर्पण ये बोलते क्या है गोलीय दर्पण हो गया, इसका वृत्ताकार व्यास का सीमा ये क्या कहलाता है हमारा, ये आपको क्या करना है बतलाना है। ये क्या कहलाता है हमारा गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है हमारा द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है द्वारक। इसको क्या बोलते हैं द्वारक। जैसे मान लेते हैं मेरा कोई दर्पण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई होता है इस लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं द्वारक। ध्यान रहेगा। यानी कि 34 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा क्या हो गया सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दर्पण का सूत्र बताना है। कौन सा सूत्र बताना है हमको दर्पण का सूत्र। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र क्या होगा बिल्कुल मेरा सही होगा। क्या होता है दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है f। ये मेरा क्या होता है दर्पण सूत्र। वही बात करें लेंस सूत्र, किसका बात करें लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में क्या लग जाता है केवल माइनस, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ये मेरा कौन सूत्र हो गया लेंस सूत्र। क्या हो गया लेंस सूत्र। ठीक है चलते अगले क्वेश्चन पे। इसका 35 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। देखिए अगला, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है दिया हुआ है +20। गोलीय दर्पण का फोकस दूरी क्या दिया हुआ है +20। तो यह गोलीय दर्पण होगा, यानी कि फोकस दूरी क्या दे दिया है +20। केवल हमको +20 देखकर क्या कर लेना है, यहाँ प्लस है ना, प्लस किसमें होता है प्लस मेरा क्या होता है उत्तल दर्पण में होता है। किसमें होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन में उत्तल दर्पण है, ऑप्शन नंबर ए में भी क्या है हमारा उत्तल दर्पण, यानी कि इसका क्या हो गया 36 का ए बिल्कुल सही हो गया।
अगला देखिएगा 33 नंबर, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी, ये वाला हो गया ना। 33 नंबर देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्या होता है किसमें, ऋणात्मक किसमें होता है ये आपको बतलाना है। नेगेटिव किसमें होता है, नेगेटिव हमारा किसमें होगा, अवतल दर्पण में। यानी कि 37 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में क्या करना है हमको, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, कहाँ पर रखेंगे वस्तु को। एक ही ऐसा जगह है जहां पर क्या बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। वो क्या होता है, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच। आपको दिखाई दे होगा 38 का ए नंबर बिल्कुल मेरा क्या है, सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब किसमें मिलता है हमारा, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब तो हमको तीनों में मिलेगा ना, इनमें से सभी, क्या हो गया ऑप्शन हमारा सरकारी ऑप्शन, इनमें से सभी दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की त्रिज्या होगी, दिया हुआ अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, दिया हुआ है एफ, एफ का मान क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अभी तुरंत बताएं पिछले क्वेश्चन में आपको, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या निकलेंगे क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है, एफ बराबर क्या होता है आर बटा 2, कोना को निगुना करें क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया 2f दिया हुआ है, क्या हो गया 2 इंटू 20, 20 क्या हो गया 40 सेंटीमीटर माइनस में। लेकिन यहाँ माइनस प्लस का जिक्र नहीं किया है, क्या हो गया 40 बड़ा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिएगा 40 का क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल मेरा क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंख नाक कान गला, ये सब आंख कान नाक गला में क्या होता है हमारा, इसको जांच करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या गया, बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिएगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम क्या होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु क्या प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा छोटा बनता है, क्या बनता है छोटा। अभी बताएं क्या छोटा बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, आवर्धन का मान 1 से कम, क्या जगह है 1 से कम, 1 से कम दिखाई दे रहा है, 2 1 से अधिक हो गया, 1 क्या हो गया 1 से कम हुआ ना, क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो गया सही। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया 42 का बिल्कुल सही। अगला देखिए 43 नंबर, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस, यहाँ क्या आ गया बात अवतल लेंस का, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ये आपको बतलाना है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल लेंस क्या करता है छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है और आभासी, इनमें से क्या देगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सरकारी ऑप्शन। 43 का क्या हो गया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा टूट जाए, यदि अवतल दर्पण है यदि उसका निचला आधा क्या हो जाएगा टूट जाएगा, ये क्या हो गया मान लेते हैं टूट गया, तो उसका बना प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका प्रतिबिंब का क्या होगा कम तीव्रता बनेगा, प्रतिबिंब का तीव्रता क्या जाएगा हमारा कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो गया सही, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होता है, आवर्धन का मान क्या दे दिया है धनात्मक, m बराबर क्या हो गया पॉजिटिव। तो वस्तु का मान बताना है, वस्तु का मान बतलाना है, इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सही, 10 से क्या रहेगा कम, क्या रहेगा 10 से कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, यानी कि P से, जैसे मान लेते हैं मेरा क्या अवतल दर्पण है
ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया F, और ये क्या हो गया C। क्या बोला गया है, फोकस दूरी से, फोकस दूरी यहाँ हो गया, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको क्या कर लेना है, बतलाना है। क्या देगा, आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्या देगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया, सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया, सही। अगला देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा सीधा है तथा बढ़ता जाता है, यानी कि क्या होता है, इसका प्रतिबिंब जब चींटी क्या करता है, अवतल दर्पण के सामने बढ़ता जाता है। बढ़ेगा प्रतिबिंब किसमें, अवतल दर्पण में, क्या प्रतिबिंब का मान बड़ा होता है, जब P और F के बीच में रहता है। यानी P और F का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाएगा, क्या होगा, प्रतिबिंब का मान बढ़ता जाएगा। 45 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, घर में एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा।